तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल ज्ञान सेतु पे। हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी की सीरीज में आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को जो है वो अगली इस पूरी क्लास में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बिना समय गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट की अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो देखते हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। हाँ भाई, सुप्रीम कोर्ट में देखो क्या है। सबसे पहले तो हमें देखना है कि इसका प्रावधान क्या है। पहली चीज यही आती है कि भाई इसका प्रोविजन जो है वो आपको कहाँ पे दिया गया है, प्रावधान इसका जो है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, हम पढ़ रहे थे भाग 5। ठीक है, और भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, अपना जो सुप्रीम कोर्ट है वो अनुच्छेद 124 से 147। तो पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि 124 से 147 तक आपका सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री बात कर लेते हैं कि इसकी सुप्रीम कोर्ट की जो हिस्ट्री है उसकी हिस्ट्री की हम बात कर लेते हैं कि भाई इतिहास क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1773 में एक एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उस समय न्यायालय की बात चली, और उसी समय 1774 के अंदर आपको ध्यान रखना है कलकत्ता में पहला एक हाई कोर्ट खोला गया। तो भाई भारत में पहले उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें, पहले उच्च न्यायालय या न्यायालय की बात करें तो वो कहां पे खोला गया था? कलकत्ता में खोला गया था। किस एक्ट के तहत खोला गया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत खोला गया था। ये जो हाई कोर्ट बना था, ये जो न्यायालय बना था, ठीक है, यही उच्च न्यायालय था, यही सुप्रीम कोर्ट था, सब कुछ यही था, मतलब एकमात्र न्यायालय हम इसको कह सकते हैं। ये जो था इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत एक मुख्य न्यायाधीश था, और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। उसके बाद में 1857 में खुले 3 और। मेन अपना जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है, इसके लिए हमें याद रखना पड़ेगा कि 1935 का जो एक्ट था, 1935 के एक्ट में एक संघीय न्यायालय की बात थी। किसकी बात थी? एक संघीय न्यायालय की स्थापना की बात थी। ये जो फेडरल कोर्ट था, ये फेडरल कोर्ट 1937 में स्थापित हुआ। इसकी जो स्थापना हुई वो कब हुई? 1937 में हुई। भाई पहले चीज याद रखनी है, संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1937 में हुई। और ये जो अपना जो सुप्रीम कोर्ट है, अपना सुप्रीम कोर्ट है, ये उसी का रूप है। अपना जो सुप्रीम कोर्ट है इस संघीय न्यायालय का ही रूप है। ये संघीय न्यायालय ही जो आगे जाके वो फेडरल कोर्ट जो है वो आगे जाके इसके रूप में बना। अनुच्छेद 135 में यह भी कहा गया है कि संघीय न्यायालय की जो शक्तियां हैं वो सारी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रयोग की जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है इतिहास के बारे में। 73 के रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहले जुडिशरी की शुरुआत की गई। उसके बाद में 1857 में 3 और खुले। लेकिन मेन हम देखें तो 1935 का जो एक्ट था उसमें संघीय न्यायालय का प्रावधान था, और 1937 में इसके तहत संघीय न्यायालय की स्थापना, फेडरल कोर्ट की स्थापना। और ये कहां पे हुई थी ये भी ध्यान रखना आपको, दिल्ली में। ठीक है, और इसके विरुद्ध जो इसके जो निर्णय थे, इसके निर्णयों के विरुद्ध इसके जो अपील का जो प्रावधान किया गया था, इसके निर्णयों के विरुद्ध जो अपील है वो कहां की जाती थी? वो प्रिवी काउंसिल में की जाती थी। ये कहां पे थी? ये आपकी ब्रिटेन में थी। संघीय न्यायालय ने जो फैसला दे दिया, उस फैसले के विरुद्ध अगर किसी को अपील करनी है तो अपील के लिए उसको लंदन जाना पड़ता था, ब्रिटेन जाना पड़ता था, और ब्रिटेन की जो प्रिवी काउंसिल थी उसके अंदर उसके विरुद्ध अपील हो सकती थी। ठीक है, तो प्रावधान हो गया
और इसका इतिहास हो गया। अब हम बात करते हैं अनुच्छेदों की। तो 124 से हम स्टार्ट करेंगे। अब अनुच्छेद की बात करेंगे। अनुच्छेद 124। देखो 124 के सब क्लोजेज है, 124 के सब क्लोजेज है, वो हमें देखने पड़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 124(1). 124(1) में देखें तो इसमें आपके स्पष्ट लिखा है सुप्रीम कोर्ट का गठन। उच्चतम न्यायालय का गठन जो है वो 124(1) में है। तो गठन की अगर हम बात करें कि उच्चतम न्यायालय का जो गठन है वो कैसे हुआ, क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई 26 जनवरी 1950 को अपने सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ। कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। गठन पूछता है तो ये मान लेंगे, लेकिन अगर उद्घाटन पूछता है, अगर आपको उद्घाटन पूछ लिया जाता है कि भाई इसका उद्घाटन कब हुआ, तो आपको लिखना है 28 जनवरी 1950। कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन। 26 जनवरी को घोषणा कर दी सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन 28 जनवरी 1950 को इसका क्या हो गया? उद्घाटन हो गया। अब इसके अंदर संरचना की हम बात करते हैं। संरचना के अंदर हम देखेंगे कि भाई दो प्रकार के न्यायाधीश थे इसमें। दो प्रकार के न्यायाधीश कौन कौन से? एक मुख्य न्यायाधीश और दूसरे अन्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश और दूसरे अन्य न्यायाधीश। तो स्टार्ट की अगर हम बात करें कि भाई शुरू में जब अपना 26 जनवरी यानी 28 जनवरी को जब उद्घाटन हुआ था, उस समय कितने थे? तो मुख्य न्यायाधीश तो एक ही होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक ही है, ठीक है। लेकिन स्टार्ट के अंदर जो है वो यहाँ कितने थे? अन्य न्यायाधीश में कितने थे? 7 थे। देखो आपको शुरू की याद रखनी है और अभी वर्तमान में क्या है वो याद रखनी है, ठीक है। तो स्टार्ट में कितने थे? एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। अगर हम प्रेजेंट की बात करें, वर्तमान समय की बात करें, तो एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो प्रश्न अगर ये आता है कि भाई शुरुआत में आपके ये जो सुप्रीम कोर्ट था उसमें टोटल जो जज थे वो कितने थे? तो शुरू में जब आपका सुप्रीम कोर्ट शुरू हुआ उस समय जजों की संख्या थी 8, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, ठीक है। और अगर ये पूछा जाता है कि वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। ये सीटें हैं, ये पद हैं, ठीक है। इतने हो सकते हैं, हो सकता है कोई खाली रहे पद, वो मतलब नहीं है। हमें सिर्फ याद रखना है कुल कितनी सीटें संरचना में। तो एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होगी कि भाई संरचना जो है वो 124(1) में है। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट देखेंगे। अब हम कुछ फैक्ट भी देखेंगे कि भाई कई बार क्या होता है कि थोड़ा अलग टाइप में आपको पूछ लिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम देखते हैं 124(1) के। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है फर्स्ट सीजेआई। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हमने बात करी ना 1950 में, तो हीरालाल जे कानिया, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। जब भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश की बात आ गई तो वर्तमान में कौन है ये भी तो पता होना चाहिए ना। M.U. बेग। अभी हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है? M.U. बेग। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई जो है वो M.U. बेग है। अब प्रश्न आता है, सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछा जाता है वो महिलाओं का पूछा जाता है। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में महिला जज, महिला जजों का सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले पूछा जाता है। तो प्रथम महिला जज की बात हम कर लेते हैं भाई। पहली महिला जज कौन थी? फातिमा बीबी। उन्नीस में ये जो है वो महिला जज बनी थी। सुप्रीम कोर्ट में कोई महिला पहली बार जो जज बनी वो कौन थी? फातिमा बीबी थी। अगर हम ये बात पहली महिला की हमने बात कर ली तो अगला क्वेश्चन अपना यही निकलता है कि वर्तमान की स्थिति क्या है। तो वर्तमान महिला जज की बात करें
तो वर्तमान में 3 महिला जज जो है वो अपने सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत है। कितनी है? 3 महिला जज। कौन कौन सी है? नाम याद करो भाई। 3 महिला जजों के नाम आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। पहली है आपकी हिमा कोहली, दूसरी है बेला त्रिवेदी, और तीसरी है बी.वी. नागरत्ना। क्लियर हो गया आपके? भाई हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहली महिला जज कौन थी? फातिमा बीवी थी। 1989 में ये बनी थी। वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो महिला जज कितनी है? 3 है, हिमा कोहली, बेला त्रिवेदी और बी.वी. नागरत्ना। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर ये पूछ लिया जाए कि टोटल महिला जज कितनी रह चुकी है, अब तक टोटल महिला जज कितनी रह चुकी है, तो देखो 8 तो पुरानी होगी, 3% वाली होगी, टोटल कितनी होगी? 11। अब तक अपना जो सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर 11 महिला जज जो है वो रह चुकी है। अब वो 11 महिला जज कौन कौन सी हैं, उनके नाम हमें याद रखने हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? एक सूत्र से याद कर लेंगे। एक सूत्र बता देता हूं। महिला जज, सुप्रीम कोर्ट की महिला जज कौन कौन रही, उनके सूत्र। तो वर्तमान वाले 3 तो हमें याद रखनी है, उसके अलावा जो 8 जो पहले रही ना, उनके नाम याद रखने हैं। तो इसकी ट्रिक देखो क्या है। इसकी ट्रिक आपकी रहेगी फातिमा, सुजाता, एक मिनट, फातिमा, सुजाता और रूमा, सॉरी, फातिमा, सुजाता और रूमा भानु के प्रकाश में इंदु के सामने इंदिरा को ज्ञान बांटती है। ये लाइन याद रख लो, आपको 8 महिला जजों के नाम जो है वो याद हो जाएंगे। क्या लाइन क्या है कि फातिमा, सुजाता, रूमा भानु के प्रकाश में इंदु के सामने इंदिरा को ज्ञान बांटती है। ठीक है, तो यहां से आपके नाम निकल निकल के आ रहे हैं, फातिमा, सुजाता, रूमा और भानु, फिर प्रकाश और इंदु और इंदिरा और ज्ञान। ये आपके 8 नाम यहां से आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो कौन है, मैंने आपको बताया था पहली महिला जज फातिमा बीवी। ठीक है, दूसरी है आपकी सुजाता मनोहर, सुजाता से आ गया सुजाता मनोहर। तीसरी है आपकी रूमा पाल। ठीक है, फिर आ गया भानु, भानु से आपका नाम पड़ जाएगा आर भानुमती। भानु का वैसे मतलब क्या होता है? भानु का मतलब होता है सूर्य, और सूर्य के प्रकाश में कौन बांट रही है? ज्ञान बांट रही है। फातिमा, सुजाता और रूमा 3 लड़कियां हैं, ये क्या करती हैं कि सूरज के प्रकाश के अंदर इंदु के सामने इंदिरा को ज्ञान दे रही है। ठीक है, तो भानु से आर भानुमती हो गया, और प्रकाश से क्या हो गया? संजना प्रकाश या रंजना प्रकाश। इंदु से हो गया आपका इंदु मल्होत्रा। इंदिरा से हो गया इंदिरा बनर्जी। ठीक है, और ज्ञान से हो गया ज्ञान सुधा मिश्र। ज्ञान से हो गया ज्ञान सुधा मिश्र। तो याद रह जाएंगे 8 नाम। ट्रिक फिर से याद करिए कि फातिमा, सुजाता और रूमा भानु के प्रकाश में इंदु के सामने इंदिरा को क्या बांटती है? ज्ञान बांटती है। तो भाई ये 8 जज जो है वो अपने सुप्रीम कोर्ट में रह चुकी है, और हमने 3 का नाम याद किया कि प्रेजेंट में 3 जज जो है वो वर्तमान में है। तो उनको तो अपने को वैसे भी अलग याद रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा?
क्योंकि आपकी मजबूरी है, वो याद नहीं रहेंगे। तो फिर ये भी पूछ सकते हैं ना कि वर्तमान में कौन है। तो वर्तमान में मैंने आपको बताया 3 महिला जजों का नाम, और वो 3 महिला जज कौन कौन सी थी? बेला हिमा कोहली, बेला त्रिवेदी और बीवी नाग रत्ना। सबसे मेन अगर प्रश्न पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट को लेकर, तो वो यही पूछा जाता है कि महिला जजों से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। और आपका ये जो आपकी जो ट्रिक है, ये आपको महिला जजों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल क्लियर करा देगी। अब तक टोटल रही है कितनी? 8 + 3, 8 + 3 यानी 11 महिला जजें अब तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रह चुकी है। पहली कौन थी? फातिमा बीबी। तो 124 एक समझ में आ गया। अब उसके बाद में चलते हैं 124(2), अनुच्छेद 124(2). 124(2) में क्या है? जजों की नियुक्ति। जजों की नियुक्ति का प्रावधान है 124(2) में। तो सबसे पहले सीधा प्रश्न अगर पूछा जाता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति करते हैं कौन? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो क्या राष्ट्रपति बिना पूछे ही कर देते? मनमर्जी वैसे थोड़ी करते? नहीं, राष्ट्रपति जो है वो नियुक्ति करते हैं। और वो कैसे करते हैं? कोलेजियम की सिफारिश पे। राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करेंगे, लेकिन कोलेजियम की सिफारिश पे करेंगे। अब ये कोलेजियम क्या है? कोलेजियम जो है वो आपके क्या बोलते हैं उसको, जजों का एक समूह है। पहले जिसमें 2 थे, वर्तमान में उसमें 4 जज हैं। ये जो है ना वो मिलाकर एक सिफारिश भेजेंगे। राष्ट्रपति जो है वो उस सिफारिश के अनुसार उस जज की नियुक्ति करेगा। अब आपके यहाँ जो नियुक्ति वाला मामला है ना, इस नियुक्ति वाले मामले में आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। देखिए क्लास जरूर लंबी हो जाएगी, लेकिन आपके जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो नियुक्ति का मामला क्या है? इसमें 3-4 मुकदमे हैं, ठीक है, वो देखते हैं। सबसे पहला है आपका हिंदी में लिख लेता हूं। प्रथम न्यायाधीश मामला। पहला है आपका प्रथम न्यायाधीश मामला 1982। देखिए प्रथम न्यायाधीश मामले की बात यह थी कि परामर्श जो शब्द था ना, एक शब्द था परामर्श। परामर्श में यह था कि कोलेजियम राष्ट्रपति को परामर्श देगा, और राष्ट्रपति जो है वो उस परामर्श के अनुसार जो है वो आपका निर्णय लेगा। तो यहां परामर्श शब्द पे विवाद था। तो जो प्रथम न्यायाधीश मामला 1982 जो था, प्रथम न्यायाधीश मामला 1982 था, उसमें यह कहा गया कि परामर्श का मतलब जो है वो सहमति नहीं। इन्होंने कहा कि परामर्श का मतलब सहमति नहीं है। इसमें प्रथम जज मामला जो है उसके अंदर 1982 के अंदर। फिर आया आपके दूसरे नंबर का, दूसरा नंबर उसको बोलते हैं सेकंड जज मामला। द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993। द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993। इसमें इन्होंने फिर वही बात दोहराई कि परामर्श का मतलब जो है क्या है? सहमति है। इन्होंने कहा कि परामर्श का मतलब क्या है? सहमति है, मानने के लिए बाध्य है, ठीक है। उसके बाद में क्या किया गया कि यहां से जो है वो आपका जो कोलेजियम है, उस कोलेजियम में, कोलेजियम के अंदर जो है
वो 2 से संख्या जजों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी, 4 कर दी। 2 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 4 कर दी। ठीक है, तो एक कॉलेजियम में अभी वर्तमान स्थिति में क्या, एक तो है वो सीजीआई प्लस 4 जज, ये मिलकर जो है वो राष्ट्रपति को भेजते हैं, ये राष्ट्रपति को भेजते हैं, और राष्ट्रपति जो है वो इसके अनुसार फिर नियुक्ति करते हैं। फिर तीसरे मामले की बात करेंगे। तीसरे न्यायाधीश मामला 1998 में आया था, और इसके अंदर कहा गया कि परामर्श का मतलब एक तो सहमति है, ठीक है, अगर 4 में से जो 4 जज हैं उनमें से अगर 2 व्यक्ति भी नहीं सहमत नहीं है, अगर 2 व्यक्ति भी सहमत नहीं है तो फिर नाम नहीं भेजा जाएगा। क्या कहा कि परामर्श के अंदर अगर 2 व्यक्ति भी इसमें सहमत नहीं होते हैं तो फिर नाम आगे नहीं भेजा जाएगा। और एक इसके साथ साथ ये चीज भी कही गई कि वरिष्ठता का भी ध्यान रखा जाए। भाई जिस व्यक्ति को जज नियुक्त किया जा रहा है वो सबसे वरिष्ठ जज होना चाहिए, क्योंकि उससे पहले 2 बार ऐसी परिस्थितियां बन चुकी है जब जो है वो वरिष्ठ जज का शब्द वरिष्ठ जज के स्थान पे कनिष्ठ जज को जो है वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। ठीक है, 1973 के अंदर वरिष्ठता को खत्म किया गया। कब कब किया गया, एक 1973 में किया गया, एक 1977 में किया गया। एन रे जो है उनको बनाया गया था 1973 में और 1977 में। ठीक है, दूसरे थे 1977 में, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये जो है वरिष्ठता का उल्लंघन उस टाइम पे किया गया, तो उन्होंने यहाँ पे तीसरे मामले में ये बाध्य भी कर दिया कि नहीं, वरिष्ठता का उल्लंघन अभी नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आपका 4th जजेज केस जो है वो आया। 4th जजेज केस क्यों आया, उसके लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि सरकार जो थी, सरकार ने 99वां संविधान संशोधन लेके आई, 99वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आई, और इस अमेंडमेंट के माध्यम से सरकार जो है उसने क्या किया कि न्यायिक नियुक्ति आयोग, सरकार 99वां संविधान संशोधन लेके आई और उसके माध्यम से उन्होंने कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त किया, जो 1993 में स्टार्ट हो रही थी, उसको समाप्त करके यहाँ पे एक न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया और उस आयोग के माध्यम से नियुक्ति की बात की गई। ठीक है, और इसी न्यायिक नियुक्ति आयोग के लिए जो है वो मामला आया आपका 4th। ठीक है, इस न्यायिक नियुक्ति आयोग के लिए आया 4th न्यायाधीश मामला 2015। ठीक है, 4th न्यायाधीश मामला जो है वो 2015 आया, और इस 2015 के इस मामले ने कहा कि ये जो न्यायिक नियुक्ति आयोग जो सरकार के द्वारा बनाया गया है, ये क्या करता है, मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 145(3) के तहत जो है वो संवैधानिक बेंच का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे JS खेर। ठीक है, और इन्होंने निर्णय दिया कि ये जो 99वां संविधान संशोधन के द्वारा जो न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, और इस तरह से इसको क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, और वापस वही जो कॉलेजियम प्रणाली थी वो अस्तित्व में आ गई। ठीक है, तो ये होगी 124(2) के अनुसार नियुक्ति। एक 124(2) में हमने जजों की नियुक्ति की बात की, और उससे संबंधित जो है वो 4 मामले हमने देखे, जो न्यायाधीश वाद थे हमने देखे, वो सारे के सारे आप याद कर लीजिए, 1-2 बार देखेंगे आपके क्लियर हो जाएगा। पॉलिटिकल साइंस में इससे डीप जाने की आपको जरूरत नहीं है, आपके सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही जाएंगे। अब आगे चलते हैं 124(3)।
देखो 124(3) में क्या है, न्यायाधीशों का गठन कर लिया, न्यायाधीशों का न्यायपालिका की संरचना कर दी, अब उनकी योग्यता निर्धारित करो। तो इसमें है न्यायाधीशों की योग्यता। ठीक है, योग्यता में आपको ध्यान रखना, सबसे पहली योग्यता तो चाहे कोई भी हो, वह भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता तो हर में ये टिका सकते हो कि वो भारत का नागरिक हो, ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे नहीं पूछेंगे। ठीक है, दूसरी योग्यता आपके क्या पूछ रहे हैं, दूसरी योग्यता देखो क्या है, दूसरी योग्यता आपकी इसमें रहेगी कि उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो 5 वर्ष तक, सॉरी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक वो क्या रहा हो, न्यायाधीश रहा हो। भाई कोई व्यक्ति अगर हाई कोर्ट में 5 साल तक न्यायाधीश रहा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। ठीक है, 5 साल तक न्यायाधीश रहा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया जा सकता है। फिर तीसरी चीज आती है कि नहीं, 5 वो तो जज न्यायाधीश तो कभी बनाए नहीं, तो वो हाई कोर्ट के अंदर जो है वो 10 वर्ष तक क्या रहा हो, अधिवक्ता। अगर 10 साल तक वो हाई कोर्ट के अंदर वकील रहा है, उसने वकालत की बार काउंसिल में, ठीक है, ये ध्यान रखना, बार काउंसिल में वकालत करने का उसका वो होना चाहिए अनुभव, तो उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। और चौथा एक आता है कि राष्ट्रपति की नजर में विधिवत विधि में पारंगत हो, ठीक है, कानून का बहुत बड़ा जानकार हो, राष्ट्रपति की नजर में। ये जो लाइन होती है ना, ये राष्ट्रपति की नजर में, ये लाइन हमेशा इसलिए होती है बैकडोर एंट्री के लिए। लेकिन भारत का जो है वो अच्छी बात है कि आज तक जो है वो इसका प्रयोग नहीं किया गया। राष्ट्रपति की नजर में किसी ऐसे जज को नियुक्त नहीं किया गया है जो राष्ट्रपति की नजर में महान विधिवेता हो, विधि में पारंगत हो, कानून का ज्ञाता हो, ऐसा किसी को नियुक्त नहीं किया गया। सिर्फ डायरेक्ट हाई कोर्ट से ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है। लेकिन वो योग्यता लिखी है संविधान में, तो ये तो अपने को देखना जरूरी है। ठीक है, तो भारत का नागरिक हो, हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक उसने न्यायाधीश रहा हो, या फिर हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील रहा हो, या फिर राष्ट्रपति की नजर में महान विधिवेता हो। ठीक है, 124(3) हो गया। अब चलते हैं 124(4) में। न्यायाधीशों को हटाना, न्यायाधीशों को हटाना। ठीक है, अब हटाने के लिए सबसे पहले देखो हम एक शब्द यूज करते हैं, महाभियोग। हम शब्द यूज करते हैं महाभियोग। ठीक है, तो महाभियोग शब्द जो है ना वो गलत है। महाभियोग शब्द इनके लिए यूज नहीं किया जाता, इनके लिए महाभियोग शब्द यूज नहीं करके रिमूवल शब्द यूज किया जाता है। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी, प्रश्न कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं ना कि भाई राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का यूज नहीं किया जाता, सॉरी इसके लिए जज के लिए महाभियोग शब्द का यूज नहीं किया जाता, आपको नहीं किया जाता, हमने तो पढ़ा है इसको 124(4) में। नहीं, वहां है रिमूवल ऑफ जजेस। ठीक है, न्यायाधीशों का हटाना, प्रत्याहार करना, वो महाभियोग शब्द यूज वहां नहीं होता है, तो इनके लिए यूज होता है कौन सा, रिमूवल शब्द। ठीक है, तो 124(4) में इसको हटाने का प्रावधान है। और हटाने के लिए किसका यूज करते हैं यहां पे, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। भाई ये भी याद रखें, कई बार का आपको जो है ना वो एक्ट भी पूछ लेते हैं। ठीक है, ये जो सारी कार्रवाई होती है वो कैसे होती है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत कार्रवाई की जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं कि इसमें कैसे कार्रवाई होती है। ठीक है,
सबसे पहले इसका जो प्रस्ताव है उसकी बात करते हैं। एक न्यायाधीश को हटाने का जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। सबसे पहले पहली चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि ये जो प्रपोजल होता है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर हम लोकसभा में लाते हैं ये प्रपोजल, अगर लोकसभा में ला रहे हो या फिर राज्यसभा में, लोकसभा में अगर लाया जाता है तो 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। हस्ताक्षर कितने लोग करेंगे? 100 सदस्य, ठीक है। और अगर राज्यसभा में लाया जाता है तो हस्ताक्षर करेंगे आपके कितने सदस्य? 50 सदस्य, क्योंकि लोकसभा में तो 500 प्लस आदमी है और राज्यसभा में 250 के आसपास ही है, तो आधे आधे हो गए। तो किसी न्यायाधीश को हटाने का जो प्रस्ताव होता है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन अगर आप लोकसभा में लाते हो तो 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, और अगर आप राज्यसभा में लाते हो तो फिर आपके 50 सदस्यों के द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब उसके बाद में है कि भाई आप किसको दोगे, जाएगा किसको, प्रस्ताव किसको जाएगा? तो प्रस्ताव आपको ध्यान रखना है एलएस और आरएस। अगर आप लोकसभा में ला रहे हो तो लोकसभा अध्यक्ष को जाएगा, और राज्यसभा में ला रहे हो तो आपके सभापति को जाएगा। अब जो लोकसभा अध्यक्ष और सभापति हैं उनके पास दोनों पावर हैं, वो चाहे तो स्वीकार करें और चाहे तो अस्वीकार करें। भाई उसको साफ मना कर सकते हैं ना, गलत बात है। वो चाहे तो स्वीकार कर सकते हैं और वो चाहे तो अस्वीकार कर सकते हैं कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, गलत। मतलब वो उनके विवेक पे है, उसको कोई भी जो है न्यायालय में आप चैलेंज नहीं कर सकते। ये समझ में आ गई? भाई आप लोकसभा में 100 सदस्यों के साइन करा के लोकसभा अध्यक्ष को दे रहे हो, लोकसभा अध्यक्ष ने कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, मैं तो नहीं करूंगा, जाओ तुम्हें जो करना स्वीकार योग्य नहीं है। बात खत्म हो गई, खेल खत्म हो गया वहीं पे, ठीक है। स्वीकार करें या अस्वीकार करें, यदि इन्होंने स्वीकार कर लिया, किसी ने भी इनमें से कोई भी व्यक्ति जो है वो इस प्रस्ताव को क्या कर लेता है? स्वीकार कर लेता है। इनमें से कोई भी व्यक्ति प्रस्ताव को क्या कर लेता है? अगर प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है, जैसे ही मान लो चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, प्रस्ताव स्वीकार हो गया, स्वीकार होने के बाद में एक बनेगी जांच समिति। आवाज नहीं हुई। एक बनेगी जांच समिति। इस जांच समिति में कौन होंगे? इसमें होंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, एक होंगे सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, और एक होगा आपका पारंगत विधिवेत्ता, कानून का जानकार। 3 लोगों की ये बनेगी आपकी समिति। जैसे ही स्वीकार कर रही है, स्वीकार करते 3 लोगों की कमेटी गठित होगी, मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश और कोई पारंगत विधिवेत्ता। ये कमेटी क्या करेगी? जांच करेगी, और जांच करके अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। और रिपोर्ट में अगर ये कमेटी पाती है कि हाँ 2 चीजें कि कदाचार और संविधान का अतिक्रमण, जज को जो है वो कदाचार या संविधान के अतिक्रमण का दोषी पाती है, तो वो जो रिपोर्ट है वो फिर लोकसभा में और राज्यसभा में रखी जाएगी। लोकसभा भी उसको 2/3 बहुमत से पास करेगी और राज्यसभा भी उसको 2/3 बहुमत से पास करेगी, और उसके बाद में इसको भेजेंगे किसके पास? अपन राष्ट्रपति के पास। और जैसे ही राष्ट्रपति महोदय ने इस पे हस्ताक्षर कर दिए, जज साहब अपने घर चले जाएंगे। ये प्रक्रिया, ठीक है। ये समिति रिपोर्ट पेश करेगी, इस रिपोर्ट को जो है वो लोकसभा में रखा जाएगा। उसके बाद में लोकसभा उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत से पास करेगी, और विशेष बहुमत से पास करने के बाद में राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा भी उसको विशेष बहुमत से पास करेगी। दोनों सदनों में अलग अलग पारित होने के बाद में ये चला जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जैसे ही इस पर हस्ताक्षर करेंगे, ये जो है वो खेल वहां से खत्म हो जाएगा। जो जज साहब है उनकी छुट्टी कर दी जाएगी। अब तक अगर हम देखें
तो 2018 में आपके दीपक मिश्रा जी जो थे चीफ जस्टिस, उनके ऊपर ही आया था, लेकिन ये पारित नहीं हो सका था। तो सबसे मेन चीज आती है कि 124(4) के तहत, यानी महाभियोग शब्द जो हम जनरल यूज करते हैं, यानी रिमूवल के तहत जो है वो अब तक भारतीय संविधान में, भारतीय न्यायिक पालिका में किसी भी जज को नहीं हटाया गया। ठीक है, अब तक जो है वो किसी भी न्यायाधीश को नहीं हटाया गया। 124(4) हो गया। अब चलते हैं 124(5). 4 में हमने क्या बात करी? 4 में हमने बात करी हटाने की। देखिए 5 में है इनकी शपथ। ठीक है, 5 में क्या है? इनकी शपथ है। पांच में शपथ नहीं है। 5 में है कि हटाने की प्रक्रिया में संसदीय विधि, हटाने की प्रक्रिया में संसदीय विधि। भाई संसद जो है, संसद को अधिकार है, किसको? संसद को अधिकार है कि जो हटाने की जो प्रक्रिया है इसमें किसी प्रकार के कानून का निर्माण कर सकती है। संसद को अधिकार है कि जो हटाने की प्रोसेस है उसमें किसी प्रकार की विधि या कानून का निर्माण कर सकती है। तो इतना विशेष नहीं है। अब आपको अनुच्छेद 124(6) जो याद रखना। 24(6) में क्या है? शपथ है। 24(6) में क्या है? शपथ है। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना, शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाते हैं आपके राष्ट्रपति। ठीक है, बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, शपथ कौन दिलाता है? शपथ आपके दिलाते हैं राष्ट्रपति। प्रावधान का है अनुसूची 3। अनुसूची 3 में प्रावधान है और उस प्रारूप में जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को क्या दिलाई जाती है? शपथ दिलाई जाती है। संविधान के प्रति निष्ठा की ये लोग शपथ लेते हैं। फिर आता है अनुच्छेद 124(7). 124(7) में क्या है? सेवा शर्तें। और सेवा शर्तों में सबसे मोस्ट जो चीज है वो क्या है? रिटायरमेंट के बाद भाई कोई भी जज जो है वो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद में कहीं वकालत नहीं करेगा या कहीं जज का काम नहीं करेगा। ठीक है, ये सबसे मोस्ट है स्वतंत्रता के लिए। तो क्लियर हो गया। 124(5) में 4 तक तो अपन समझ लिया। 5 में क्या लिखा है कि संसद जो है वो कानून बना सकती है, हटाने से संबंधित कोई कानून बनाना होगा तो। 105 इसमें 24(6) में लिखा है कि शपथ की बात है तो राष्ट्रपति जो है वो शपथ दिलाते हैं। उनका प्रारूप है वो अनुसूची 3 में है। उसके बाद में आता है 124(7). इसमें क्या है? सेवा शर्तें। और सेवा शर्तों में सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो है वो रिटायर होने के बाद में, सेवानिवृत्त होने के बाद में किसी भी स्थिति में जो है वो क्या नहीं करेगा? कहीं दूसरी जगह वकालत या जज के रूप में कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज किस काम आती है? कि स्वतंत्रता में। क्योंकि कोई आदमी अपने फैसले देने में जो है ये नहीं सोचे कि मुझे थोड़ा जो है ना आगे जाके कोई पोस्ट मिल जाएगी, यानी यहाँ से जो है वो फिर उनको घर पे रेस्ट ही करना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब चाहो, अब देखो सुप्रीम कोर्ट के 3-4 अनुच्छेद एक साथ पढ़ेंगे अपन। 125 को तो अपन वैसे पढ़ लेते हैं, 126 से पढ़ेंगे एक साथ। पहले 125 पढ़ रहे हैं। 125 में आपके वेतन भत्ते। जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन भत्तों का उल्लेख किसमें है? 125 में है। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि अनुसूची 2 जो है उसके अंदर इस चीज का प्रावधान है। अनुसूची 2 के अंदर जो है वो इसके चीज, भाई 3 में प्रारूप है, 2 में वेतन है।
तो 2 के अंदर इस चीज का प्रावधान है। अब हम बात कर रहे हैं वेतन भत्तों की, तो वेतन भत्ते कहां से मिलते हैं? तो वेतन भत्ते मिलते हैं भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि पर भारित। देखो, भारत की संचित निधि पे भारित, हमने जब अनुसूचियां पढ़ी थी उसमें हमने ये चीज पढ़ी थी कि कौन कौन से जो है वो लोग जो है उनका वेतन जो है वो भारत की संचित निधि पे होता है। तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, इनका जो वेतन होता है ना, इनका वेतन तो मिलता है आपके राज्य की संचित निधि से, ठीक है, लेकिन इनकी जो पेंशन मिलती है ना, ये पेंशन मिलती है भारत की संचित निधि से। ये चीज हमने पहले पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, कि हाई कोर्ट के जज का वेतन तो मिलता है राज्य की संचित निधि से, लेकिन इनकी जो पेंशन होती है वो मिलती है भारत की संचित निधि से। और यहाँ इनकी पेंशन और जो वेतन दोनों किससे मिलते हैं? भारत की संचित निधि से मिलते हैं। और संचित निधि पर जो भारत व्यय होता है उसमें क्या होता है? उसमें सिर्फ चर्चा हो सकती है, मतदान नहीं हो सकता। लोकसभा में सिर्फ क्या हो सकती है? चर्चा हो सकती है, मतदान नहीं हो सकता। तो क्लियर है चीज? फिर उसके बाद में देखते हैं कि इनको मिलता कितना, तनख्वाह कितनी मिलती है। तो सबसे पहले तो सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और फिर अन्य जो जज हैं उनके। भाई भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उनका वेतन है 2,80,000 रुपए महीने। एक महीने के 2,80,000 रुपए मिलते हैं। और जो अन्य जज हैं उनको 2,50,000 में 30,000 कम मिलता है। ये इनके वेतन हो गए। बाकी सारी सुविधाएं मिलती है वो तो वैसे एज इट इज है, ठीक है। तो 125 में वेतन भत्ते हो गए, क्लियर। फिर चलते हैं 3 अनुच्छेद एक साथ। अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 127 और अनुच्छेद 128। पूरे अनुच्छेद आपको याद हो जाएंगे, 2 बार वीडियो देख लें। ये पीडीएफ नोट्स जो हैं वो मैं आपको अवेलेबल करवाता हूँ आपके टेलीग्राम ग्रुप पे भी और अपने चैनल पे भी, सॉरी अपने ऐप पे भी। तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इनको अपने सामने रख के एक बार वीडियो देख लीजिए, आपका काम क्लियर हो जाएगा। पॉलिटी में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। पीछे की वीडियो देखिए, आपकी पूरी इंडियन पॉलिटी क्लियर हो जाएगी। इसके साथ साथ जो हमने रिवीजन के लिए जो एमसीक्यूज फॉर्मेट में वीडियो बना रखे हैं, 2 अब तक हमने रिवीजन कर लिया, तीसरा रिवीजन हम इस क्लास के बाद में करने वाले हैं। वो भी आपके वहां से क्लियर हो जाएगा कि आपने जो पढ़ा उसकी स्थिति क्या है, कहां तक आप जो है वो उनको आपको याद हो रहा है, कहां तक नहीं हो रहा है। सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। बस इत्मीनान के साथ बैठ के देखने की जरूरत है, ठीक है। तो अनुच्छेद 126, 127 और 128। तो 26 में देखो, यहाँ ये जो तीनों के तीनों अनुच्छेद हैं, ये तीनों अनुच्छेद न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में है, और वो भी कौन सी? अस्थायी रूप से। अस्थायी नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी नियुक्ति, जो न्यायाधीशों की अस्थायी नियुक्ति की बात हम करते हैं, इस अस्थायी नियुक्ति से संबंधित ये 3 अनुच्छेद है। इस अस्थायी नियुक्ति से संबंधित 3 अनुच्छेद है। सबसे पहले अनुच्छेद 126 कहता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। फिर अनुच्छेद 127 कहता है तदर्थ न्यायाधीश, और 128 कहता है आपका सेवानिवृत्त न्यायाधीश। भाई सुप्रीम कोर्ट में 3 प्रकार के जो है जज जो है वो अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं। ये तीनों जज कौन कौन से याद हो जाएंगे आपको? 26 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, 27 में क्या है? तदर्थ न्यायाधीश, और 28 में है सेवानिवृत्त न्यायाधीश। अब इनको करने का कारण क्या है? सबसे पहले देखो इसका कारण देखेंगे। भाई इनको नियुक्त करने की जरूरत कहां पड़ी? 2 ही चीजें पूछी जाती है, या तो आपको अनुच्छेद पूछा जाएगा पहली चीज,
या आपको ये पूछा जाएगा भाई इसको नियुक्त करने का कारण क्या है, और या तीसरा ये पूछा जाएगा कि नियुक्त कौन करेगा, और इसके अलावा इससे संबंधित कुछ नहीं पूछी जाती। तो अनुच्छेद तो आपको याद हो जाएंगे, कार्यकारी, तदर्थ और सेवानिवृत्त, कार्यकारी, तदर्थ और सेवानिवृत्त, अनुच्छेद तो याद हो जाएंगे। अब देखते हैं कारण। कारण की बात करें कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करती है, क्यों की जाती है? तो जब मुख्य न्यायाधीश जो है या तो अनुपस्थित है या कार्य करने में असमर्थ है, वो काम नहीं कर पा रहा है, दो ही चीजें होंगी। तो या तो ये आदमी जो है वो अनुपस्थित है, एब्सेंट है, या फिर कार्य करने में असमर्थ। दो परिस्थितियां हो सकती है, या तो फिर वो असमर्थ है काम करने में या फिर अनुपस्थित है। एक देखिए जोसेफ करके एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, ठीक है, तो उनको पैरालिसिस हो गया था। तो पैरालिसिस की स्थिति में कोई काम नहीं कर सकता, तो उस स्थिति में हाथों हाथ जो है वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए, गजेंद्र गडकर नाम था उनका। क्या नाम था? गजेंद्र गडकर। तो आप समझ गए स्थिति कि जब परिस्थितियां ऐसी हो जाए कि यह आदमी काम करने में सक्षम नहीं है या फिर एब्सेंट है किसी कारण से, बीमारी हो, कोई भी कारण, ठीक है, तो कार्य करने में असमर्थ है, ठीक है, ये हो गया। फिर आता है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीश में आपको याद रखना है कोरम पूरा नहीं हो रहा हो। कोरम पूरा कैसे है कि जैसे बेंच बनाते हैं 145(3) के तहत संवैधानिक बेंचें बनाई जाती है और अन्य बेंचें भी बनाई जाती है। तो वो जो बेंच बनती है ना, उस बेंच में 2 जज, 3 जज, 5 जज ऐसे होते हैं, ठीक है, अलग अलग। तो मान लीजिए ऐसी स्थिति आ गई कि उस बेंच के अंदर जो है वो कोरम पूरा नहीं हो रहा, तो वहां पे फिर तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। और लास्ट आया था सेवानिवृत्त न्यायाधीश। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाएगी? इनकी नियुक्ति की जाएगी आपके सिर्फ और सिर्फ जब मामले हो, मामलों की संख्या तो बढ़ जाए और जज क्या हो, कम हो। जब मुकदमों की संख्या अचानक बढ़ जाए और जजों की संख्या कम हो, तब इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। तो तीनों की नियुक्ति का कारण हो गया। अब करता कौन है ये मैंने, ये देख लो एक बार। नियोक्ता, भाई नियुक्ति कौन करेगा? तो सबसे पहले देखिए कि मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है, तो मुख्य न्यायाधीश से ऊपर तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो कौन करता है? राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया, उसका काम खत्म हो गया, उसके बाद में उसका संचालन करना सारा काम जो है मुख्य न्यायाधीश करेगा। तो इन दोनों की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और यहां भी कौन करता है? ठीक है। तो इन दोनों की मुख्य न्यायाधीश कर देगा, इनकी करेगा खुद राष्ट्रपति। एक चीज ध्यान रखनी है, यहां जब नियुक्ति करेगा और यहां जब नियुक्ति करेगा मुख्य न्यायाधीश, तो उसके पास एक काम करना पड़ेगा, इसको दोनों स्थिति में इसको एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति से परामर्श, राष्ट्रपति की परामर्श के लेकर, राष्ट्रपति से बातचीत करके, राष्ट्रपति से सिफारिश करवा के, और फिर जो है इन दोनों की नियुक्ति वो करता है, ठीक है। फिर इन दोनों की नियुक्ति करता है। एक चीज आप और ध्यान रखना, ये तो इससे संबंधित सारी चीजें होगी, तीनों अनुच्छेद क्लियर हो गए होंगे मुझे विश्वास है आपको। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं ना, तदर्थ न्यायाधीश जिनकी बात करी, केवल सुप्रीम कोर्ट में ही नियुक्त किए जाते हैं, केवल सुप्रीम कोर्ट में ही नियुक्त किए जाते हैं। तदर्थ न्यायाधीश जो होते हैं वो केवल सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जाए, हाई कोर्ट में इनकी नियुक्ति नहीं की जाती। हाई कोर्ट में कौन से होते हैं? हाई कोर्ट में होते हैं अपर न्यायाधीश। ये देखो, ये ध्यान रखने वाली चीज है, इसको हम स्किप कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में करते हैं वो तो करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में करते हैं वो तो करते हैं कौन से? तदर्थ।
और वहां कौन से करते हैं, अपर न्यायाधीश। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि केवल सुप्रीम कोर्ट में ही तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। हो गए पूरे। फिर चलते हैं अगले 129 में। अनुच्छेद 129 क्या कहता है? 129 में सीधा लिखा अभिलेखीय न्यायालय। एक सौ 29 में लिखा है अभिलेखीय न्यायालय। अब अभिलेखीय न्यायालय में क्या है, देखो अभिलेखीय न्यायालय को देखेंगे अभी हम, देख सकें। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब है इसमें दो चीजें आएंगी आपके। अभिलेखीय न्यायालय में दो चीजें आएंगी, आपको दोनों चीजें अलग अलग बता देता हूं मैं आपको। पहले चीज तो क्या आएगी, जो छोटी सी है, कि न्यायालय के आदेश, कौन से न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश अन्य न्यायालयों में कानून की तरह माने जाएंगे। भाई सीधी सी क्लियर बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है ना, वो एज ए लॉ, कानून की तरह माना जाएगा, चाहे वो दूसरे न्यायालय की बात करें या प्रशासनिक विभाग में बात करें। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई जैसे नदी है, नाला है, या फिर गोचर है और जोहड़ है, इस जमीन के लिए इन्होंने कहा कि ये जो है इनका कभी नियमन किसी के पक्ष में नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये बात अगर या कहीं इस चीज का उल्लंघन होता है तो कोई जो कोर्ट है वो कोर्ट भी ये इस चीज को एज ए प्रूफ रख सकता है, वो बता सकता है कि भाई इस तरह से ये नहीं किया जा सकता। कोई अधिकारी भी कोई आदेश देता है तो उससे पहले भी वो इसको रेफरेंस कर सकता है। तो कुल मिलाकर बात कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है एज ए रेफरेंस यूज किए जाएंगे, चाहे वो संवैधानिक इसमें अधिकारियों के द्वारा किए जाए या फिर न्यायालय के द्वारा किए जाए। तो एक तो 129 में ये लिखा है। दूसरा 129 में क्या लिखा है, दूसरा आपका 129 में लिखा है, वो सबसे मोस्ट चीज है, अवमानना पे दंड देने की शक्ति। भाई जो सुप्रीम कोर्ट है उसको स्वयं की अवमानना पे क्या है, दंड देने की शक्ति प्राप्त है। खुद की अवमानना पे क्या दे सकता है, दंड दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो अवमानना पे दंड। अब पहले तो आपको ध्यान रखना कि अवमानना शब्द जो है उसको संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। आजकल इस तरह की चीजें भी ज्यादा पूछते हैं। इसको संविधान के अंदर परिभाषित नहीं किया गया, किसको, अवमानना को। ठीक है, अवमानना को संविधान के अंदर जो है वो परिभाषित नहीं किया गया। तो कहां परिभाषित किया गया है भाई, 1900 अवमानना अधिनियम 1971 बना है। उन्नीस के अंदर जो है वो इस चीज को परिभाषित किया गया। दो प्रकार की अवमानना होती है, एक होती है दीवानी और एक होती है आपराधिक। दो प्रकार की अवमानना होती है, एक होती है दीवानी और एक होती है आपकी आपराधिक अवमानना। देखो दीवानी अवमानना में तो क्या होता है, मैं एक बात बता दूं कि कमेटी बनी थी एच.एस. सान्याल समिति। इस सान्याल समिति की रिपोर्ट के आधार पे जो है ये अवमानना अधिनियम 1971 जारी किया गया। और इसमें यह कहा गया था कि दीवानी और आपराधिक दो प्रकार की अवमाननाएं होती है, और इन अवमाननाओं के ऊपर जो कोर्ट है
इस कोर्ट को 6 माह की सजा और 2,000 रुपए जुर्माना अधिकार है। भाई कोई आदमी अगर न्यायालय की अवमानना करता है तो क्या कर सकता है न्यायालय? उसको 6 महीने की सजा दे सकता है, या तो जेल भेज सकता है, या फिर उसको 2,000 रुपए का जुर्माना लगा सकता है। तो सबसे पहले तो चीज हमें याद हो गई भाई, दीवानी और न्यायालय जो है वो संविधान में परिभाषित नहीं है, लेकिन इस अधिनियम में इसको परिभाषित किया गया। समिति का नाम याद रखना है, HS सान्याल समिति, HS सान्याल या SS सान्याल जो भी है, ठीक है, सान्याल समिति इसका नाम आपको याद रखना है। अब दीवानी में क्या होता है? दीवानी में क्या है? दीवानी में क्या है? दीवानी के अंदर क्या है? जैसे आदेशों को नहीं मानना, कोई न्यायालय का कोई आदेश है और उसको कोई स्वीकार नहीं कर रहा, मान नहीं रहा, वो दीवानी जो है वो अवहेलना मानी जाएगी। लेकिन आपराधिक अवहेलना किसको मानी जाएगी? न्यायालय को बदनाम करना, कूट रचित बात करना, कमतर आंकना, ठीक है, कोई जो है वो न्यायालय को कम आंक रहा है ना, ये सारी चीजें जहां वो चाहकर जो है न्यायालय को बदनाम करने का प्रयास करा, ये सारी चीजें इसमें मानी जाएगी। तो क्लियर हो गया। 129 अभिलेखीय न्यायालय। अभिलेखीय न्यायालय की तहत 2 चीजें आपके सामने आई है। कौन कौन सी 2 चीजें थी? अभिलेखीय न्यायालय में 2 चीजें आई है। एक तो रिकॉर्ड जो है वो एज ए प्रूफ माने जाएंगे, और एक जो है वो न्यायालय को अपनी अवमानना पे दंड देने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, अब चलते हैं 130 में। अनुच्छेद 130 में क्या लिखा है? उच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का स्थान। सर्वोच्च न्यायालय का स्थान, भाई सर्वोच्च न्यायालय का स्थान संविधान में निर्धारित किया गया है कहां पे? दिल्ली, और दिल्ली में रहेगा। लेकिन अगर कहा कि आप बदलना चाहो तो क्या करना पड़ेगा? आपको बदलना है, आपको मुझे चेंज करना है, सारे न्यायालय सारी संसद मिलकर सबके मुझे चेंज करना है। ठीक है, तो राष्ट्रपति बदल सकते हैं। राष्ट्रपति उसको क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति उसको बदल सकते हैं, स्थान को बदल सकते हैं। अब तक 2 बार स्थान बदला गया है, अब तक जो है वो 2 बार बदला, और दोनों बार में कहा गया? पहली बार 1950 में बदला और इसको ले जाया गया था हैदराबाद। ये फैक्ट अच्छा है, याद रखने योग्य है। दूसरी बार 1954 में बदला, श्रीनगर ले जाया गया था। बस ये चीज याद रख लो। अनुच्छेद 130 क्या कहता है आपको? आपको अनुच्छेद 130 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है उसका स्थान क्या होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय का स्थान दिल्ली निर्धारित किया गया है। लेकिन अगर बदलना चाहो तो कौन बदल सकता है? राष्ट्रपति महोदय बदल सकते हैं, और राष्ट्रपति महोदय जब बदलेंगे तो वो स्थान निर्धारित माना जाएगा। अब तक 2 बार बदला था, एक बार 1950 में इसको हैदराबाद लेके गए थे, एक बार 1954 में इसको कहां लेके गए थे? श्रीनगर लेके गए थे। अच्छा फैक्ट है, याद रखने योग्य है। ठीक है, तो अनुच्छेद 130 याद हो जाएगा। तो अगर आपको जो है वो पॉलिटी के इस तरह से इसको आप एक बार रिवाइज कर लोगे ना, तो आपको जो है वो सारे अनुच्छेद याद हो जाएंगे, और अनुच्छेद याद हो जाते हैं ना, फिर उसके बाद में इंडियन पॉलिटी बड़ी इजी हो जाती है। तो अब चलते हैं अनुच्छेद 131 की ओर बढ़ते हैं, और अनुच्छेद 131 से आगे जो है वो क्षेत्राधिकार की बात आ जाती है। तो हम बात करेंगे क्षेत्राधिकार। 2-3 प्रकार के क्षेत्राधिकारों की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। और उसके बाद में अगला है अपीलीय क्षेत्राधिकार। पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात हम करें
तो अनुच्छेद 131 के तहत ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। इसमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 131 में है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 131 में है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब हो गया कि वे मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में लिए जा सकते हैं, जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य कोई उसको नहीं सुन सकता। तो ऐसे कौन से मामले आ गए? पहला आ गया दो राज्यों के मध्य विवाद, दो राज्यों के बीच में विवाद है, उसको कोई हाई कोर्ट नहीं सुनेगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक है। केंद्र प्लस राज्यों के मध्य विवाद, ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच में कोई विवाद है, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। केंद्र प्लस एक राज्य के बीच में भी अगर कोई विवाद है, वो भी सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और चौथा आता है सबसे महत्वपूर्ण, राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, तो ये चार मामले आप देख सकते हो। इसमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, ये सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे, अन्य किसी न्यायालय को जो है ये सुनने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये चारों मामले क्लियर हो जाएंगे आपके। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जो इनसे संबंधित होते हैं लेकिन वो उसमें नहीं आते, जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं होते। कौन कौन से? मैं यहां लिख देता हूं कि निम्न शामिल नहीं होंगे। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या क्या शामिल होंगे ये चीज तो हमने देख लिया, लेकिन इन्हीं राज्यों के बीच में कोई दूसरे विवाद आ रहे हैं, तो ये जो मैं विवाद अभी आगे लिखने जा रहा हूं, ये विवाद प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं होंगे, ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं माने जाएंगे। कैसे नहीं माने जाएंगे? कौन कौन से? एक तो कोई संधि समझौते से उत्पन्न विवाद, संधि और समझौते से कोई विवाद पैदा हुआ, वो नहीं माना जाएगा। ठीक है। दूसरी बात करते हैं, दूसरा कौन सा नहीं माना जाएगा? तो अंतरराज्य नदी जल विवाद, अंतरराज्य नदी जल विवाद, ये नहीं माना जाएगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न आपके सामने आता है भाई और कौन सा? तो वित्त आयोग से संबंधित विवाद, अनुच्छेद 180 में वित्त आयोग गठन कर रखा है और फिर वित्त आयोग से रिलेटेड कोई मामला आता है, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा। ठीक है, वो विवाद। केंद्र के प्रति राज्यों के नुकसान की भरपाई, केंद्र के प्रति राज्यों के नुकसान की भरपाई। ठीक है। और पांचवा विवाद आपके आएगा वाणिज्यिक प्रवृत्ति के विवाद। भाई ये पांच मामले ऐसे हैं जो होंगे तो राज्य और केंद्र के बीच में या राज्यों के बीच में होंगे, लेकिन वो प्रारंभिक अधिकारिता में नहीं आएंगे। तो आपको दोनों चीजें याद रखनी पड़ेंगी कि प्रारंभिक अधिकारिता में कौन कौन सा आएगा और कौन कौन सा। एक सेकंड हो जाएगा अभी। हाँ, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में कौन कौन सा आएगा और कौन कौन सा नहीं आएगा। आएगा तो कौन सा? वो आपको देखा, दो राज्यों के बीच में विवाद है, केंद्र और राज्य के बीच में विवाद है, केंद्र और एक से अधिक राज्यों के बीच में विवाद है, या फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद है, ये आएंगे। लेकिन अगर कोई संधि और समझौते से उत्पन्न विवाद है, वो नहीं आएगा। अंतरराज्य नदी जल विवाद है, 263 के तहत प्राधिकरण बना हुआ, वहां लेके जाइए।
कोई वित्त आयोग से संबंधित मामला है तो 280 के तहत वित्त आयोग है, वहां जाइए। केंद्र के प्रति राज्यों के नुकसान की भरपाई, वह जीएसटी आया, सारे राज्य सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं कि हमें नुकसान हो रहा है, हम ये नहीं करने देंगे, तो इससे तो फिर व्यवस्थाएं गड़बड़ाती है ना। और वाणिज्यिक प्रवृत्ति के कोई विवाद है, जहाँ जो है वो प्रोफेशनल जो है वो कॉमर्शियल कोई विवाद है, वो विवाद इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब अपीलीय क्षेत्राधिकार जो है उसमें 2-3 आपके एक साथ आएंगे। अपीलीय क्षेत्राधिकार में 2-3 अनुच्छेद एक साथ आएंगे। अब 2-3 प्रकार के होते हैं ये भी, तो कौन कौन से होते हैं? देखो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे अपीलीय क्षेत्राधिकार में, इसको तो मैं इधर से लाइन खींच ही देता हूं, ठीक है। अपीलीय क्षेत्राधिकार में 130 तो हो गया, 131 तो हो गया, अनुच्छेद 132, ठीक है। फिर अनुच्छेद 133, फिर अनुच्छेद 134। ये जो 3 क्षेत्राधिकार है ये इसके तहत आएंगे, ठीक है। अनुच्छेद 132 में क्या है? संवैधानिक मामलों की अपील। संवैधानिक मामलों की अपील, कोई मामला ऐसा चल रहा है हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ये कह दे कि इसमें तो कोई संविधान का प्रश्न निहित है, तो फिर वो जो मामला है उसकी अपील कहां की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। ये डायरेक्ट नहीं आएंगे, ये हाई कोर्ट के जो निर्णय है उस निर्णय के अगेंस्ट अपील के माध्यम से आएंगे, या हाई कोर्ट खुद कहे, ठीक है, कि भाई इसके अंदर तो कोई संविधान का प्रश्न निहित है, तो वहां पर वो जो फिर है ये सीधा आ जाएंगे किसमें? सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे, ठीक है। अब ये जब आएंगे तो फिर ये इनको कब स्वीकारा जाएगा? जब ये प्रमाण पत्र के साथ आएंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक प्रमाण पत्र देगा कि भाई इसके अंदर जो है वो संवैधानिक मामला निहित है, इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुना जाना चाहिए, तो प्रमाण पत्र के साथ में आएंगे। आप सब में एक ही चीज देख लो कि जो प्रमाण पत्र की बात है, जो सुप्रीम कोर्ट जो प्रमाण पत्र देता है वो किस अनुच्छेद के तहत देता है? 134(1) के तहत देता है। हम तीनों में पढ़ेंगे, प्रमाण पत्र के साथ और प्रमाण पत्र के बिना। तो 134(1) के तहत प्रमाण पत्र देता है, तो संवैधानिक मामलों की जो अपील होगी वो प्रमाण पत्र के साथ होगी। वो प्रमाण पत्र किस अनुच्छेद के तहत दिया जाएगा? हाईकोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 134(1) के तहत वो आएगा, ठीक है। फिर आता है अनुच्छेद 133। इसके अंदर क्या है? देखो, यहां संविधान की बात होगी, यहां प्रारंभिक होगा, यहां दीवानी मामले, दीवानी मामलों में अपील। दीवानी मामले कौन से होते हैं? जैसे भूमि, भवन इत्यादि, ठीक है। इस टाइप के जो मामले होते हैं ना रेवेन्यू से संबंधित, वो सारे के सारे दीवानी मामलों में शामिल हो गए। तो दीवानी मामलों के अंदर क्या होगा? दीवानी मामलों में भी वही है आपकी, ये जो अपील आएगी ये प्रमाण पत्र के साथ आएगी। हाई कोर्ट कहता है कि भाई इसमें तो बहुत ही ये जो मुकदमा है इसको जो है इसमें कोई विधि का प्रश्न निहित है। क्या है? विधि का प्रश्न निहित है, तो इसको किसके द्वारा सुना जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुना चाहिए। तो वहां फिर ये दीवानी मामले के बाद प्रमाण पत्र 134(1) के तहत आ जाएगी। फिर तीसरा आता अनुच्छेद 134। 134 में क्या है? आपराधिक या फौजदारी मामला। आपराधिक या फौजदारी मामले में अपील। अब आपराधिक या फौजदारी मामले में अपील कैसे आएगी? पहला मारपीट, लड़ाई झगड़े का है ना, उस टाइप का। तो उसमें 2 चीजें आएंगी, यहाँ अपील के ये यहाँ पे जो है वो प्रमाण पत्र के साथ भी आएगा और प्रमाण पत्र के बिना भी आएगा। तो दो तरीके इसमें है, एक तो प्रमाण पत्र के बिना, प्रमाण पत्र के साथ। तो प्रमाण पत्र के साथ तो कब आएगा? जब सुप्रीम कोर्ट ये कह देगा कि भाई, हाई कोर्ट ये कह देगा कि भाई इसके अंदर जो है विधि का प्रश्न नहीं थे 134 में, वो प्रमाण पत्र के साथ आ जाएगा। दूसरा आपका मामला आएगा प्रमाण पत्र के बिना।
अब प्रमाण पत्र के बिना कैसे आएगा कि जब दो दो परिस्थितियां बनेंगी इसके अंदर। जब हाई कोर्ट ने किसी को क्या दे दिया, मृत्युदंड दे दिया। आप तो एक ही चीज रख लो, जब हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा था और उसने उसको मृत्युदंड दे दिया, वहां पे ये मामला आपके बनेगा। ठीक है। दूसरी चीज आपके आएगी कि हाई कोर्ट ने क्या किया कि किसी अधीनस्थ न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, किसी अधीनस्थ न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, वहां से मंगवाया और मंगवा कर क्या दे दिया, मृत्युदंड। मंगवाकर उसको क्या दे दिया, मृत्युदंड। उस स्थिति में भी आपके क्या होगा, आपके 134 के तहत अपील आए। ठीक है। यानी जहां हाई कोर्ट ने मृत्युदंड दिया है, वो व्यक्ति बिना प्रमाण पत्र के भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तो ये हो गया अपीलीय क्षेत्राधिकार। दो प्रकार के हो गए, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार, दो प्रकार के हो गए। फिर आगे चलते हैं, क्षेत्राधिकार पे ही चल रहे हैं अपन। फिर आगे देखो, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, 134 तक हो गया। अनुच्छेद 137 से याद रखना, एक अनुच्छेद 139 याद रखना, एक अनुच्छेद 143 याद रखना। ठीक है। बाकी जो है उसमें छोटी छोटी चीजें हैं, उतना विशेष नहीं है, बड़ा भी काफी हो जाता है। अनुच्छेद 137 की बात करेंगे। अनुच्छेद 137 में क्या लिखा है, स्वयं के निर्णयों का अवलोकन, क्या बोलते हैं इसको, न्यायिक समीक्षा। ठीक है। इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है। एक तो आपको याद रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया, उस निर्णय का की जो है वो रिव्यू किया जा सकता है। उस निर्णय का क्या किया जा सकता है, आपके रिव्यू किया जा सकता है। उस निर्णय का क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। तो रिव्यू दो स्थितियों में होगा, रिव्यू दो प्रकार से होगा। पहला तो याचिका और दूसरा होगा स्वयं। याचिका के माध्यम से क्या है, जैसे मान लो किसी का कोई फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद में वो जो व्यक्ति है ना जिसके ऊपर फैसला आया है, या फिर जो परिवादी है, वो क्या कर सकता है, याचिका लगाएगा। ये याचिका 30 दिन के अंदर लगाई जा सकती है। अधिकतम कितने दिन में, 30 दिन में। 30 दिन के अंदर वो याचिका लगाएगा कि साहब ये फैसले को वापस देखो, एक बार मुझे लगता है थोड़ा गलत है, इसमें गड़बड़ है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट उसको देख लेगा कि हाँ वापस रिव्यू करे, उसको रिव्यू पिटिशन बोलता है। दूसरा होता है कि सुप्रीम कोर्ट को खुद लगता है कि यार कुछ गलत हो गया, तो वो खुद भी अपने फैसले को क्या कर सकता है, स्वयं भी रिव्यू कर सकता है, और उसके बाद में चाहे तो उसको पलट भी सकता है। ऐसा नहीं है फैसला दे दिया और फिर बात खत्म होगी। ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है, न्यायालय को लगता है कि भाई ऐसा कुछ हो गया जो गलत है, तो वो अपने फैसले को बदल भी सकता है। और इसका उदाहरण भी आपको मैं बता देता हूं। 1967 में एक फैसला दिया था आपके गोलकनाथवाद, और फिर 1973 में एक फैसला दिया केशवानंद भारती। मूलाधिकार पढ़ाए मैंने आपको, पूरे वाद पढ़ाए उसके अंदर। तो केशवानंद गोलकनाथवाद में 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते, अधिकार ही नहीं है, लेकिन उसको बदला इन्होंने। 1973 के केशवानंद भारती मामले में उन्होंने कहा संशोधन कर सकते हैं, लेकिन वह एक मूल ढांचे का सिद्धांत लेके आया। तो कहने का मतलब यह है कि 137 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। रिव्यू पिटिशन के माध्यम से भी कर सकता है, और रिव्यू पिटिशन नहीं आती है, खुद को एहसास हो जाता है कि यार गलती तो होगी, तो भी आदमी तो भी सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला कर सके, भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। 137 हो गया। अब आता है 139 में। 139 में अनुच्छेद एक ऐसा है जो अपने को याद नहीं रहता, लेकिन है बड़ा इजी। क्या है, या
सुप्रीम कोर्ट की कुछ रिट जारी करने की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट की कुछ रिटें जारी करने की शक्ति। अब आप कहोगे भाई 139 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है। 139 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो रिट तो और किस में करता है? अनुच्छेद 32 में भी करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके कहीं ऐसा क्वेश्चन आए, अगर आपके कहीं ऐसा क्वेश्चन आए जिसके अंदर 139 भी हो और 32 भी हो, और फिर ये पूछा जाए कि इसमें से किसके तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, तो भाई लोगों दोनों में करेगा। 139 में भी क्षेत्राधिकार के अंदर दिया हुआ है, 32 में मूल अधिकार है इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी करता है। अब कौन कौन सी करता है, किस पे कर सकता है, किस पे नहीं कर सकता, ये अनुच्छेद 32 पढ़ के आए तो मूल अधिकार वाला वीडियो देख लो, वो आपके नोट्स देख लो, वहां से आपको मिल जाएगा। तो इसको वापस डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे अनुच्छेद 139A। ए है शायद अनुच्छेद 139A। ये क्या है? मामलों का स्थानांतरण। दो स्थितियां बनती हैं। कोई हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट उसको अपने यहां मंगवा सकता है, अपने वहां मंगाकर स्वयं सुन सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को अपने यहां मंगाएगा और अपने यहां मंगा के खुद सुन लेगा। दूसरा क्या है कि हाई कोर्ट में चल रहा है, एक हाई कोर्ट में चल रहा है, तो दूसरे हाई कोर्ट में उसको क्या कर सकता है? ट्रांसफर भी कर सकता है। 139 में यह है कतिपय मामलों का स्थानांतरण। तो अगर कोई हाई कोर्ट में मामला चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है वो उसको अपने सुप्रीम कोर्ट में मंगा के सुन सकता है। उसके अलावा अगर उसको लगता है तो वो एक हाई कोर्ट से, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा है तो वो उसको आपके गुजरात हाई कोर्ट भेज सकता है, बॉम्बे हाई कोर्ट भेज सकता है। ठीक है, तो 139 में रिट थी, 139A में था क्या? आपका मामलों का स्थानांतरण। अब आता है 143। 143 को अलग से पढ़ना पड़ेगा। परामर्शीय क्षेत्राधिकार 143 में क्या है? परामर्शीय क्षेत्राधिकार। देखो परामर्शीय क्षेत्राधिकार में क्या है? राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग सकता है? परामर्श मांग सकता है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि विधिक मामलों में वो सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग ले? परामर्श मांग ले। अब 143 में ये लिखा है, ये तो आपको याद है, लेकिन वो तो प्रश्न ही अलग पूछते हैं। प्रश्न क्या पूछते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बाध्य है? क्या राष्ट्रपति मांगने के लिए बाध्य है? क्या राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है? इस तरह की बातें पूछते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति ने जो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगा है, तो परामर्श की दो श्रेणियां यहां बना दी गई। एक श्रेणी है कि 1950 से पूर्व का मामला, 1950 से पूर्व का मामला, और दूसरी श्रेणी है 1950 के बाद का मामला। कोई मामला 1950 से पूर्व का है, सुप्रीम कोर्ट इसको परामर्श देने के लिए क्या है? बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट को अपनी विधिक राय उस पर देनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट को अपनी विधिक राय उस पर देनी पड़ेगी। ठीक है, 1950 के बाद का मामला है, ये राय देने के लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट राय देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है,
फिर उसके बाद में आता है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात है, अब राष्ट्रपति की भी बात कर लेते हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट ने कोई राय दे दी तो क्या राष्ट्रपति की क्या स्थिति, क्या वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्या स्थिति रहेगी? तो राष्ट्रपति जो है वो दोनों ही पोजीशन के अंदर, दोनों ही स्थितियों के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति को अच्छा लगता है माने, नहीं लगता है नहीं माने, लेकिन वो ले सकता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। 143 में क्या था आपका? परामर्शी क्षेत्राधिकार। एक सेकेंड, ठीक है, तो ये हो गए सुप्रीम कोर्ट के आपके क्षेत्राधिकार। अब उसके बाद में आप 145(3) और पढ़ लो, एक अनुच्छेद 145(3), फिर अपन क्लियर करेंगे। 145(3) में क्या है? 145(3) में संविधान पीठ का उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आते हैं, परामर्श वगैरह कुछ भी देना होता है ना, तो उसमें क्या है, एक संवैधानिक पीठ बनाई जाती है, वो 145(3) के तहत बनाई जाती है। अब इस पीठ में क्या होता है, इस पीठ के अंदर जो है वो न्यूनतम 5 जज होते हैं। ये जो पीठ होती है ना, संवैधानिक पीठ की बात कर रहे हैं, संवैधानिक पीठ की बात करें, उसमें न्यूनतम 5 जज होते हैं, और 5 जज जो है वो सुनते हैं और बहुमत के आधार पर वो फैसले लेते हैं। चीज क्लियर होगी। अब तक की अगर देखें तो सबसे बड़े ज्यादा कुछ भी हो सकता है, सबसे बड़ी पीठ की अगर हम बात करें, सबसे बड़ी पीठ जो थी वो मैं कितनी बार बता चुका हूं, एस.एम. सीकरी जो है उसके अध्यक्ष थे, और ये बनी थी आपके केशवानंद मामले में। केशवानंद मामले के अंदर जो है ये पीठ बनी थी, 13 जज उसके अंदर थे। कितने जज थे? 13 जज। अब तक की सबसे बड़ी पीठ थी केशवानंद मामले में, और 7-6 से फैसला आया था, 7+6 से जो है वो फैसला आया था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि संवैधानिक पीठ बनती है और जजों के जो वो बहुमत के आधार पर फैसला लिया जाता है 145(3) में। तो आपका जो सुप्रीम कोर्ट का जो टॉपिक था वो आज आपका हो गया क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक फिर लेके आएंगे। आप सभी से एक बार फिर जाते जाते रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई, इसमें आपके कोई पैसे लगने वाली चीज नहीं है। थैंक यू वेरी मच।